हेलो फ्रेंड्स, लाइफ टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। मतलब फर्स्ट पार्ट हम बना चुके हैं। दूसरे पार्ट में इनकी क्या क्या शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के जो मुख्य शक्तियां हैं, क्या क्या इनको शक्ति प्रदान किया गया है, प्राप्त है, उनके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उसको एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। 52 से आर्टिकल स्टार्ट होता है, राष्ट्रपति से संबंधित 52 से स्टार्ट होता है। तो पहले 52 से देखेंगे। आर्टिकल 52, इसमें हमने बताया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उनका पद, राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में बताएगा। और राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 52, और ये किस देश के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति का पद? ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से इसको लिया गया है। तो 50। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनको देख लेंगे, और इनको क्या क्या पावर्स दिए गए हैं, क्या क्या कौन कौन सी शक्तियां प्रदान है, प्राप्त हैं, वो सारी चीज आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले आर्टिकल रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद से आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वो राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब आता है आर्टिकल 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ मीन्स केंद्र, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति, जिसको इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव पावर बोलेंगे। कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं और शक्ति को पावर, एग्जीक्यूटिव पावर। पहले देख लेते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन एक और इसमें बात कही गई है कि ये सिर्फ नाम मात्र के कार्यपालिका होते हैं। मीन्स इनकी वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो पीएम और उनके मंत्रिमंडल में निहित होती है। तो ये सिर्फ सिग्नेचर करने से बस मतलब रखते हैं, और सारा काम पीएम और उनके मंत्रिमंडल लोग करते हैं। लेकिन संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। लेकिन क्या ये सिर्फ नाम मात्र के कार्यपालिका होते हैं? इनकी वास्तविक शक्ति पीएम और उनके मंत्रिमंडल में निहित होती है। ये है। अब निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल मतलब कौन कौन भाग लेंगे? तो एमपी भाग लेते हैं, एमएलए भाग लेंगे, एमपी और एमएलए भाग लेंगे। तो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें लोकसभा और राज्यसभा आ जाएगा, और इसमें विधानसभा आ जाएगा। ये सारे लोग भाग लेते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टोटल बात करें तो 776। लोकसभा के सदस्य की बात करें तो कितने लोग भाग लेते हैं? 543। और राज्यसभा के कितने लोग भाग लेंगे? तो 233। अगर सदस्य की बात करें तो 545 इसमें सदस्य होते हैं, और राज्यसभा में 245 होते हैं। लेकिन इसमें 12 मनोनीत राष्ट्रपति जो है 12 लोग को मनोनीत करता है। किसमें? राज्यसभा में। और दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। तो वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए बस इतने लोग ही भाग लेंगे। तो टोटल अगर इनको मिला दिया जाए तो 776 लोग इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब विधानसभा से देख लिया जाए। विधानसभा, सभी राज्यों की विधानसभा अगर टोटल बात किया जाए कितने लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो 4033 लोग। 4033 लोग ये भाग लेते हैं इनके चुनाव में। तो हर राज्य के एमएलए का वोट अलग अलग होता है, क्योंकि वहाँ के हर राज्य के जनसंख्या पर डिपेंड करता है कि उस एमएलए का वोट कितना होगा। तो इसको पहले समझ लेते हैं। अभी थियोरेटिकल नहीं समझ में आएगा, तो इसको एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से इनकी जनसंख्या पे ये डिपेंड करता है। तो अगर विधानसभा के एमएलए का वोट निकालना हो, एक एमएलए का वोट निकालना हो, विधानसभा इस तरह विधानसभा लिख रहे हैं,
एमएलए का, तो उस राज्य का जनसंख्या, जिस राज्य का निकालेंगे उस राज्य का जनसंख्या, जनसंख्या और विधानसभा सीट, जितने भी विधानसभा सीट होंगे उतना वहां विधानसभा सीट इंटू 1000 इस अगर एक इससे एक एमएलए का वोट निकलेगा, तो उस राज्य की उस राज्य की जनसंख्या, इस राज्य के एमएलए हैं, और विधानसभा सीट उस राज्य में कितना विधानसभा सीट है, और प्लस में ये 1000 इससे करेंगे। तो एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करिए कि किसी राज्य का जनसंख्या 10 करोड़ है, 10 करोड़, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, हाँ हो गया 10 करोड़। और वहां की विधानसभा सीट, सपोज हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू, विधानसभा सीट मान लीजिए 250 मतलब 250 है, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 25 से अगर काटे तो 4 बार 400 बार में कट जाएगा। तो इसका टोटल, तो ये क्या एक एमएलए का वोट निकला है, एक एमएलए का वोट। ये जो 400 है ये एक एमएलए का वोट है। अगर बात किया जाए कितना वोटों की अगर काउंटिंग की बात किया जाए तो काउंट 1 होगा, लेकिन उस वोट का वैल्यू 400 होगा, उस वोट का वैल्यू 400 होगा। तो ये तो सिर्फ एक एमएलए का वोट निकला हो। इसी तरह हम सारे एमएलए का 250 विधानसभा सीट है, यानी कि 250 एमएलए हैं, तो 250 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 400 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सारे एमएलए का जो वोट का वैल्यू होगा वो निकल के आ जाएगा। तो इस तरह इनके जनसंख्या के हिसाब से जितना जनसंख्या अधिक रहेगा उतना उस एमएलए का, उस राज्य के एमएलए का वोट भी अधिक रहेगा। इस तरह से समझते हैं कि ये जनसंख्या के हिसाब से जनसंख्या पर डिपेंड करता है किसी भी राज्य के एमएलए का वोट। अब इसी पे ये जब वोट निकल जाता है तब जाके एमपी का वोट निकलता है, मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसी यहाँ जो वैल्यू आएगा इसी वैल्यू से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का निकलता है वोट, एमपी का, लोकसभा और राज्यसभा प्लस करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा वो यहाँ रहेगा। अब प्लस में टोटल लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो 776। तो 776 और ऊपर जो वैल्यू यहाँ में ये, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 700 आता है, 700 आता है, मतलब 700 के थोड़ा सा एबव भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, लेकिन 700 इसको ये एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, 700 आता है इसको करने पे। तो इस तरह अगर जब तक ये एमएलए का टोटल एमएलए का वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक एमपी का वोट नहीं निकाला जा सकता है। तो इस तरह इसको, और यहाँ पे इस राज्य के एमएलए का वोट और यहाँ पे कितने लोग भाग लेंगे 776 को डिवाइड करेंगे तो लगभग इतना आता है। तो इस तरह से इसको निकाल लेंगे। और टोटल बात करें कि कितने लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो इसको और इसको ऐड कर देंगे, तो कितना 6 3 9 7 3 10 और 7 3 10, यहाँ 11 हो जाएगा, नहीं 8 हो जाएगा। इतने लोग भाग लेते हैं टोटल राष्ट्रपति के चुनाव में, तो वोट कितना होगा 4809। लेकिन उस वोट का वैल्यू जो यहाँ पे आएगा, फिर इसका मान लीजिए 700 आया है तो ये तो सिर्फ एक एमएलए का वोट है, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे 776 मल्टीप्लाई करेंगे तब सभी एमएलए का वोट निकलेगा। तो उस सारे वोटर का वैल्यू उतना होगा, लेकिन वोट कितने लोग डालेंगे 4809 लोग। तो आई होप आप लोग को ये निर्वाचन मंडल समझ में आया होगा, कौन कौन भाग लेते हैं, एमपी और एमएलए भाग लेते हैं। अब इसके बाद आर्टिकल 56
सॉरी, आर्टिकल 55 निर्वाचन नीति, मतलब किस तरह राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अभी तक तो देखे हैं कि कौन कौन भाग लेते हैं, किस तरह करते हैं, क्या होता है क्या नहीं, लेकिन अब देखेंगे निर्वाचन नीति मतलब किस तरह से चुनाव होता है उनका। तो पहले देख लेंगे, ऐसे मान लीजिए ये ए बी सी, तो हमने पिछली वीडियो में बताया था एकल संक्रमणीय शासन प्रणाली और समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये बताया था और हमने कहा भी था कि अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हम जैसे मान लीजिए ए बी सी तीन तरह के उम्मीदवार हैं, तीन तरह के उम्मीदवार हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं, ठीक। तो इनको जैसे हम लोग वोट डालते हैं तो हम लोग का मर्जी होता है कि जिसको हम लोग एक लोग को दे के चले आते हैं, करके चले आते हैं ना, लेकिन इसमें इस तरह के इनके वोट में इस तरह नहीं होता है, देना आपको सबको पड़ेगा, चाहे आप चाहें या चाहे आप न चाहें। तो इसी को क्या कहते हैं, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, देना सबको पड़ेगा। वो आपकी मर्जी है कि किसको आप पहले नंबर पे रखेंगे, किसको आप दूसरे नंबर पे रखेंगे, किसको आप तीसरे नंबर पे रखेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं रहता कि एक जन के दे के चलिए आवा, इस तरह का नहीं होता है, ठीक है। इसमें सबको देना है, वो आपका बात है किसको आप ज्यादा पसंद करेंगे, किसको कम पसंद करेंगे, किसको मतलब बहुत कम पसंद करेंगे, ठीक। और हम लोग जो करते हैं वो एक लोग को आते हैं जो बहुत अच्छा लगता है उसको देके चले आते हैं। तो यहाँ पे समान, सबको समान लेके चलना, तो उसी को क्या बोलेंगे, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तीन तरह के उम्मीदवार हैं, तीन तरह के नहीं, तीन लोग हैं, ए बी और सी, ए बी और सी। अब मान लीजिए वोट, कोई व्यक्ति है जो वोट डाल रहा है, तो पहले वो डालेगा, तो पहले किसको, मान लीजिए उसका मन है इसको ज्यादा वो पसंद कर रहा है तो इनको एक नंबर पे रखेगा, इनको वो पसंद नहीं करता है लेकिन डालना तो है, देना तो है ही, तो इनको 3 नंबर पे रख रहा है। और सी, इनको मान लीजिए दूसरे नंबर पे पसंद करता होगा तो इनको दूसरे नंबर पे रखा है, ठीक। तो इसी तरह डालेंगे। तो मान लीजिए और कोई दूसरा व्यक्ति है जो इनको 2 नंबर पे रखा है, नहीं थोड़ा कम चाहता है, और बी को बहुत ज्यादा चाहता है, और सी को तीसरे नंबर पे रखा है। तो इसी तरह ये सारे व्यक्ति इस तरह डालेंगे वोट। अब इनकी गणना कैसी होती है, मतलब इसको गिना कैसे जाता है, तो ये तो हो गया समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब इसका गणना कैसे होगा, तो प्रथम चरण में इसका गणना पहले देखा जाएगा कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जो इनको पहले नंबर पे रखे हैं, पहले नंबर। तो प्रथम चरण में पहले नंबर देखेंगे तो पहले नंबर पे 2 लोग हैं जो मतलब इनको पहला वो दे रहे हैं, पहले नंबर पे रख रहे हैं, तो 2 लोग हैं, ठीक। अब इसमें देखेंगे तो इसमें एक नंबर, इसमें भी 2 लोग हैं, इसमें भी 2 लोग हैं जो एक नंबर पे, इनको एक नंबर पे चाहते हैं, तो 2 लोग। अब इसमें तो एक को देखने, एक ही लोग हैं जो चाहते हैं, एक ही लोग हैं। तो अब बात बनी, ये दोनों तो बराबर हो गए, ये दोनों तो बराबर हो गए। अब जब एक आ गए तो इनको खत्म कर दिए, इनको हटा दिए, जा आपका कोनो काम नहीं है, ठीक है। लेकिन इनका जो वोट है बचा है, वो इन्हीं दोनों, ये जो दोनों लोग हैं इन्हीं में बांट दिया जाता है, इनका वोटवा, इन्हीं का जो वोट मिला रहता है इन दोनों में बांट लिया जाता है। तो यही जो बांटने वाला प्रक्रिया है वही होता है एकल संक्रमणीय शासन प्रणाली, ठीक है। ये तो समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और ये जो बांटने वाला प्रक्रिया है वो एकल संक्रमणीय शासन प्रणाली, ठीक। अब इसके बाद तो प्रथम चरण में इससे तो निर्धारित नहीं होगा, जब बांटा जाएगा तो जरूर कुछ बढ़ेगा, दोनों में वोट बढ़ेगा कि नहीं। तो अब द्वितीय चरण की मतगणना होगी, क्योंकि प्रथम चरण में ये बताया नहीं जा सकता कि कौन विनर है और कौन लूजर है, ठीक है। तो द्वितीय चरण की मतगणना करनी पड़ेगी। अब द्वितीय चरण की जब मतगणना करनी पड़ेगी तो इसमें देखें कि दूसरे नंबर पे कौन को किसको रखा गया है। तो इसमें दूसरे नंबर पे देखिए एक ही लोग हैं, सिर्फ एक लोग हैं। अब इसमें देखेंगे तो इसमें 2 लोग हैं, और ये तो पहले ही इनको हटा दिया गया। तो यहाँ पे विनर, द्वितीय चरण में विनर कौन होगा, ये 2 मीन्स बी जो होगा वो विनर हो जाएगा। इस तरह से किया जाता है। लेकिन अब तक भी जितने राष्ट्रपति बन चुके हैं प्रथम चरण में उनका मतलब वो हो जाता है कि जीते हैं कि नहीं जीते हैं, लेकिन सिर्फ बीबी गिरी ऐसे थे जिनके समय में यही दोबारा मतगणना करना पड़ा था। इस तरह का कंडीशन हो गया था इसकी वजह से। अब समझ में आया। अब तो ये क्या था, निर्वाचन नीति था उनका।
अब देखेंगे कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 के अंतर्गत आएगा और इनका कार्यकाल 5 ईयर का होता है, 5 वर्ष का होता है। और कब से होता है, कब से स्टार्ट होता है कि 5 वर्ष अब से गिना जाएगा, तो जब वो शपथ, जिस दिन से वो शपथ ग्रहण कर लेते हैं उसी दिन से काउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो अब ये कार्यकाल भी क्लियर हुआ। अब इसके बाद 57 पुनः नियुक्ति। किसी भी राष्ट्रपति जो एक बार राष्ट्रपति बनके फिर दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया हो, फिर दोबारा राष्ट्रपति का पद पे आ गया हो, तो उसमें क्या, वो आर्टिकल 57 के अंतर्गत उसकी पुनः नियुक्ति होगी। लेकिन पहला बार राष्ट्रपति बनेगा तो 52 के अंतर्गत आएगा, जब दूसरे बार बनेगा तो आर्टिकल 57 के अंतर्गत आएगा। और इसमें भी ये नहीं कि दोबारा बने हैं तो सब प्रोसेस जान रहे हैं तो इनको कुछ बताना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, इनको भी उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जो प्रथम राष्ट्रपति, पहले बार राष्ट्रपति बने थे 52 के अंतर्गत जो प्रक्रिया उनको करना पड़ा था, इनको भी वही सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, शपथ लेना पड़ेगा और जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं सब उनको करना पड़ेगा। अब इसके बाद आर्टिकल 58 में योग्यताएं, क्वालिफिकेशन बताया गया है कि राष्ट्रपति अगर बनना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए। तो वो भारत का नागरिक होने चाहिए और वो 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुके हों और लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। ये लोकसभा का सदस्य मीन्स बच्चे कहते हैं कि क्या होता है, तो इसमें कुछ ज्यादा अगर उसको न याद करे या फिर न जाने तब भी, अरे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या 25 वर्ष आयु चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसके अंतर्गत तो सारे आ जाएंगे। अरे 35 वर्ष राष्ट्रपति का मान लीजिए उम्मीदवार जो उठेगा 35 वर्ष उसका आयु होगा और भारत का नागरिक होगा, तो क्या ये तो उसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन क्या मतलब बताया जाता है कि वो लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। तो लोकसभा के सदस्य क्या चुने, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है कि 35 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए और भारत के नागरिक होने चाहिए। तो इसीलिए वो कहते हैं लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होने चाहिए। और एक 15,000 जमानत राशि मतलब दे सकते हैं, ऐसे योग्य होने चाहिए। 15,000 जमानत राशि 15,000 रुपया जब उम्मीदवार उठते हैं चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में, तो जमा करना पड़ता है किसके पास, चुनाव आयोग के पास। वो फिर इनको वापस किया जाएगा, लेकिन क्या कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो पूरा करने के लिए इनको 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा भी है कि 15,000 रुपये पर रख लिया जाता है, दिया ही नहीं जाता है। तो वो कैसा कंडीशन है कि जब वो कुल मत का 1/6 मीन्स 1/6 मत भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तब इनका जो जमानत राशि होता है वो जब्त कर लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, मान लीजिए कुल वोट पड़ा है 60, कुल वोट 60 पड़ा है और इसका अगर 1/6 मीन्स 1/6, तो इसको अगर काटेंगे तो 10, अगर ये कम से कम 10 वोट पा जाते हैं तब तो इनकी जमानत राशि दे दी जाएगी। लेकिन अगर 8-9 पाते हैं तब इनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, क्योंकि कम से कम इनको 10 वोट पाना है, ठीक है, 1/6 वोट पाना है। तो ये 15,000 रुपया रखने योग्य होने चाहिए और पागल नहीं होने चाहिए, दिवालिया नहीं होने चाहिए। दिवालिया बोले तो अपने औकात से ज्यादा उधार पैसा ले लिए हों, तो इस तरह के लोग नहीं होने चाहिए। ये हो गए इनको क्वालिफिकेशन हो गया। अब दशाएं मतलब कंडीशन, इसमें था क्या क्या होना चाहिए और इसमें रहता है क्या क्या वो नहीं होने चाहिए। सॉरी, इसमें पागल और दिवालिया नहीं आएगा, कंडीशन में आएगा। ये कंडीशन है कि वो नहीं होने चाहिए और बाकी सारे थे जो 35 वर्ष आयु होने चाहिए और लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए और क्वालिफिकेशन में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी होने चाहिए। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है योग्यताएं में। अब शर्त देख लेंगे तो पागल नहीं होने चाहिए, दिवालिया नहीं होने चाहिए और किसी लाभ के पद पर ना हो, मीन्स गवर्नमेंट जॉब ना करते हो। वो भी अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो लड़ सकते हैं, लेकिन उनको उस पद से इस्तीफा देना होगा। जो वो गवर्नमेंट जॉब जिसकी कर रहे हैं उसको इस्तीफा देकर तब जाके राष्ट्रपति के चुनाव में वो खड़े हो सकते हैं। अब कंडीशन भी हो गया। अब देखेंगे आर्टिकल 60 मीन शपथ, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ओथ। तो राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं।
तो ज्यादातर केसेस में वही दिलाते हैं। अगर मान लीजिए कुछ रियर केस में अगर वो अब्सेंट रहे, ना हो के अनुपस्थिति में, तो जो भी वहाँ के और सारे न्यायाधीश होंगे, टोटल 34 न्यायाधीश हैं, अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो 33 में से जो सबसे सीनियर होंगे वो उनको शपथ दिला देंगे रियर कंडीशन में। ना तो अगर बात करें कि कौन शपथ दिलाता है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अब आर्टिकल 61 महाभियोग। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति तो क्या सबसे पहले मतलब सर्वोच्च पद पर वही होता है, लेकिन क्या इनको हटाया भी जा सकता है। कौन कौन हटा सकता है? लोकसभा और राज्यसभा हटा सकता है इनको, जिसको इंग्लिश में क्या महाभियोग शब्द, इसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलेंगे। तो आर्टिकल 61 के तहत इनको हटा दिया जाता है। तो ऐसे ही नहीं हटा दिया जाता है कि मतलब मन किया इनको तो हटा दिए, इनमें भी कंडीशन होता है कि क्या क्या ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से इनको हटा दिया जाए। तो कब हटाया जाता है? जब ये मंत्रिमंडल का बात नहीं मानते हैं, पीएम या मंत्रिमंडल का बात नहीं मानते हैं, क्योंकि ये वास्तविक कार्यपालिका तो वही लोग होते हैं, सारा काम वही, सलाह वही देंगे, बस ये सिग्नेचर करते हैं। तो अगर वो लोग बार बार कह रहे हैं और 2-3 बार ये क्या उनकी बात को न माने, तो इस तरह कंडीशन में उन पे महाभियोग लगाया जा सकता है। तो कौन कौन महाभियोग लगा सकते हैं देख लीजिए। पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ये लोकसभा हो गया और राज्यसभा। लोकसभा में सदस्य देखें तो 545 और इसमें 245। अब आप लोग को कंफ्यूजन होगा कि पहले तो हम बताए हैं कि 543 और इसमें बताए हैं 233, तो वो निर्वाचन में था, निर्वाचन में उतने लोग भाग लेते हैं, लेकिन इनको हटाने में सब लोग भाग लेंगे। मींस यहाँ पे 2 एंग्लो इंडियन और यहाँ पे 12 मनोनीत सदस्य। इसमें 2 एंग्लो इंडियन भी भाग ले लेते हैं, तो ये 545 हो जाता है और इसमें 245 हो जाता है, क्योंकि इसमें 12 मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। 2 एंग्लो इन सबको क्या 12 मनोनीत, जो 12 सदस्य को जो मनोनीत करता है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और 2 एंग्लो इंडियन का भी रखता है किसमें, लोकसभा में, तो वो भी राष्ट्रपति करता है। और ये प्रश्न उठता है कि जब इन लोग महाभियोग कर सकते हैं तो इन लोग वोट क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि वोट इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि राष्ट्रपति का वोट होता है और राष्ट्रपति इन लोग को मनोनीत करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो जिसका करेगा उसका, मान लो जो उसको पद दिए, उसको अच्छा खासा वो दिए कि आप लोग राज्यसभा में रह सकते हैं, लोकसभा में रह सकते हैं, तो जाहिर सी बात हो जाती है कि अगर वो उनको मनोनीत किए हैं तो साइड उन्हीं का लेंगे। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में उठते हैं तो ये लोग तो पक्का उन्हीं को वोट देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति इन लोग को मनोनीत किया है, इसीलिए इन लोग भाग ही नहीं लेते राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन हटाने में ये लोग भाग लेते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कंडीशन नहीं रखा गया कि क्या उनका पक्ष ले लेंगे इसमें। तो अब इसमें ये लोग भाग लेंगे, तो इसीलिए इसमें 245 और इसमें 545। अब देख लेते हैं इनको हटाया कैसे जाता है। तो इनको हटाने के लिए चाहे लोकसभा से प्रारंभ कर सकते हैं, चाहे लोकसभा से और चाहे राज्यसभा से। तो पहले हम लोकसभा से देख लेते हैं, कोई भी चाहे इससे प्रारंभ करें चाहे इससे प्रारंभ करें। तो अगर राष्ट्रपति को महाभियोग लगाना है तो प्रारंभ कैसे होगा, स्टार्ट कैसे होगा? स्टार्ट 25%, 1/4 अगर 25% लोकसभा के 1/4 25% सदस्य मानने या फिर डाउट हो कि राष्ट्रपति अपना कार्य में ढंग से नहीं कर रहे हैं या फिर मंत्रिमंडल का बात नहीं मान रहे हैं, अगर 25% लोग तैयार हैं स्टार्ट करने के लिए कि हाँ इन पर महाभियोग लाया जाएगा, तब जाके स्टार्ट होगा। अगर इससे थोड़ा सा भी कम 24% या 20% लोग तैयार रहे तब नहीं उन पर महाभियोग लाया जा सकता। 25% लोग स्टार्ट करने के लिए चाहिए तब जाके महाभियोग स्टार्ट होगा, राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। इसको स्टार्टिंग होगा यहाँ से, अगर उससे कम लोग तैयार रहेंगे तो नहीं होगा। अब यहाँ से लोकसभा से पारित कैसे होगा? मतलब लोकसभा से पारित मीन्स कि लोकसभा से राष्ट्रपति का महाभियोग हो गया, मतलब यहाँ से हट गए। तो अब पारित स्टार्ट करने के लिए तो 25%, अब पारित कराने के लिए 2/3 मीन्स 66%।
इस सदस्यों में से 66% लोग ऐसे रहे जो ये माने, जो ये तैयार रहे कि राष्ट्रपति अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं और उनको महाभियोग द्वारा हटाना है, सहमत रहे। कितना? 2/3 मीन्स 66% लोग। तब जाके ये एक सदन से दूसरे सदन में पारित हो जाएगा, इस सदन से पारित हो जाएगा। इतने लोग तैयार रहेंगे तब। और जब यहाँ से पारित हो जाएगा तो दूसरे सदन में भेजा जाएगा, दूसरे सदन से में भी इस तरह का कंडीशन होगा, तब जाके वहां से पारित होगा। तो दूसरे सदन में भेजने से पहले 14 दिन दूसरे सदन में भेजने के पहले 14 दिन को राष्ट्रपति को समय दिया जाता है कि अगर पहले इसको भेजना है तो इसको 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है कि आपको महाभियोग द्वारा हटाया जा रहा है। और उस 14 दिन में अगर वो अपना सफाई देना चाहते हैं या फिर कोई रीजन हो कि इस तरह का क्यों मंत्रिमंडल का बात नहीं माने हैं, तो उसको लाके रखें सामने। 14 दिन का समय दिया जाता है अपना सफाई देने के लिए या अपना जो भी है, इनको 14 दिन का समय दिया जाता है। तब जाके यहाँ 14 दिन के बाद कि यहाँ लोकसभा राज्यसभा में इसको भेज देगा, कि लोकसभा इस राज्यसभा में इसको भेज देगा और कहेगा कि लोकसभा से इतने सदस्य मान गए हैं और आप मतलब ये अब देखेगा। राष्ट्रपति की शक्तियां जानने से पहले जान लेते हैं कि राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं, इनका वेतन कितना है, कहाँ स्थित है। तो देखते हैं इनका राष्ट्रपति का वेतन की बात करें, एक माह का 1 मंथ का इनका सैलरी होता है 5 लाख। राष्ट्रपति का 5 लाख होता है, 1 मंथ का सैलरी 5 लाख होता है। अब इनको क्या क्या चीजें मतलब दी जाती है, क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, तो इनको फ्री में आवास मीन्स फ्री में इनको घर दिया जाता है रहने के लिए। इनको किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, मतलब जैसे हम लोग को जीएसटी वगैरह देना पड़ता है, उनको इस तरह का किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। इनको आवास, बिजली बिल, ये पानी का बिल जो भी है ये भरना नहीं पड़ता है, ये सारी चीज इनको फ्री में दिया जाता है। तो जो इनको आवास दिया जाता है रहने के लिए उसका नाम क्या है? प्रेसिडेंट हाउस। प्रेसिडेंट हाउस, ये प्रेसिडेंट हाउस में रह सकते हैं, जिसको हिंदी में राष्ट्रपति भवन बोलते हैं। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसका नाम है रायसीना की पहाड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है, तो रायसीना की पहाड़ी, जो कि कहाँ पड़ेगा? दिल्ली में पड़ता है। दिल्ली में ये प्रेसिडेंट हाउस दिल्ली में पड़ता है और कहाँ पे स्थित है? रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है, जिसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं। तो ये सारी चीजें इनको फ्री में दी जाती हैं। और अब बात आता है कि प्रेसिडेंट हाउस में सिर्फ राष्ट्रपति रहते हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं, बात नहीं है कि सिर्फ राष्ट्रपति रह सकते हैं, उसमें उनकी फैमिली भी रह सकती है प्रेसिडेंट हाउस में, जो कहाँ पे किस पहाड़ी पर स्थित है? रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। अब बात करते हैं कि इस प्रेसिडेंट हाउस में टोटल कितने कमरे हैं, तो टोटल 340 कमरे हैं। टोटल 340 कमरे प्रेसिडेंट हाउस में हैं। अब बात करें कि प्रेसिडेंट हाउस ये तो आगे का है, अगर पीछे देखें तो राष्ट्रपति भवन के पीछे एक बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत सुंदर लगता है जिसको देखने में, और उस गार्डन का नाम मुगल गार्डन है। उस गार्डन का नाम मुगल गार्डन, जिसमें 1200 कैटेगरी के फूल हैं, अलग अलग तरह के फूल हैं, जो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। वो कहाँ है? राष्ट्रपति भवन के पीछे है। और राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं। अब राष्ट्रपति भवन के आगे थोड़ा सा, ये नॉर्थ ब्लॉक, ये साउथ ब्लॉक, जिसको मंत्रालय कहते हैं, यहीं पे है। अब राष्ट्रपति भवन के सीधे से राष्ट्रपति भवन के आगे एक रास्ता आता है, जिस रास्ते को राजपथ के नाम से जानते हैं। राजपथ के क्योंकि राष्ट्रपति एक राजा, देश के राजा के समान होता है, इसीलिए वो जहां से निकलता है, जिस मार्ग से निकलता है, उस मार्ग का नाम राजपथ कह दिया गया, उस मार्ग के नाम को राजपथ नाम दे दिया गया है। तो इस मार्ग को राजपथ के नाम से जानते हैं। और ये मार्ग सीधे चले जाता है इंडिया गेट। ये रास्ता जो है सीधे इंडिया गेट चला जाता है। और इसके बीच में भी एक रास्ता है जो ये संसद भवन चला जाता है। ये रास्ता संसद भवन चला जाता है, ये इंडिया गेट चला जाता है। और अब बात करें कि प्रेसिडेंट हाउस से कितना दूरी पर संसद है, पार्लियामेंट है, तो आधा किलोमीटर मीन्स 500 मीटर दूरी पर प्रेसिडेंट हाउस से संसद 500 मीटर दूरी पर स्थित है। इसलिए यहाँ राष्ट्रपति निकलते हैं और यहाँ से संसद भवन चल जाते हैं। तो ये है।
ये सारी इनकी इनसे रिलेटेड बातें थी, राष्ट्रपति से रिलेटेड बातें थी। और इस प्रेसिडेंट हाउस का पुराना नाम वायसराय हाउस था। प्रेसिडेंट हाउस का पुराना नाम वायसराय हाउस था, जिसको अब राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। और एक चीज और, ये प्रेसिडेंट हाउस, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये सब मंत्रालय हैं। और इंडिया गेट और संसद भवन, ये सारे जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र को लुटियंस दिल्ली के नाम से जानते हैं। इस सारे क्षेत्र जिस क्षेत्र में है उसको लुटियंस दिल्ली के नाम से जानते हैं। और क्यों लुटियंस दिल्ली के नाम से जानते हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट हाउस, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, इंडिया गेट, संसद भवन और भी बाकी चीजें जो इनके क्षेत्र में आते हैं, वो सारी चीजों का निर्माण एक एडविन लुटियंस नामक कलाकार था जो इसका किया था। इसीलिए उसके नाम पर ही इसको रख दिया गया है, लुटियंस दिल्ली के नाम से इसको जानते हैं। और उसका नाम एडविन लुटियंस था। तो ये सारी राष्ट्रपति से जुड़ी बातें थी जो जानना जरूरी था। अब राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में आते हैं। अब राष्ट्रपति की पहली शक्ति सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति। इस शक्ति में राष्ट्रपति को, जिसको इंग्लिश में मिलिट्री पावर बोलते हैं, इसमें क्या 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 इनको शक्तियां दी गई हैं? तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मीन्स थल सेना, जल सेना, जल सेना को नौसेना के नाम से भी जानते हैं, और वायुसेना, ये तीनों सेनाओं के हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। तो इसमें क्या 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 शक्तियां हैं? अगर मान लीजिए कोई भारत देश में कुछ गड़बड़ी हो जाती है या फिर कोई आक्रमण हो जाता है, तो युद्ध का अगर घोषणा करना है राष्ट्रपति को, तो युद्ध का घोषणा राष्ट्रपति करेंगे। और अगर युद्ध को रोकना है, मतलब युद्ध को विराम देना है, तो वो भी राष्ट्रपति ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये तीनों सेनाओं के हेड होते हैं राष्ट्रपति। तो ये सारी उनकी सैन्य शक्तियां, ये सारी उनके मिलिट्री पावर हैं कि वो युद्ध का घोषणा कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, और इन सब में क्या जो भी आदेश देना हो दे सकते हैं, क्योंकि वो इसके हेड होते हैं। तो ये है उनका सैन्य शक्ति, मीन्स जिसको सैनिक शक्ति बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में मिलिट्री पावर बोलेंगे। अब देखेंगे दूसरी शक्ति के बारे में, राजनैतिक शक्ति। राजनैतिक शक्ति, जिसको इंग्लिश में पॉलिटिकल पावर। दूसरी शक्ति राजनीतिक शक्ति, जिसको इंग्लिश में पॉलिटिकल पावर बोलेंगे। इसमें जो राष्ट्रपति होते हैं अपने देश के लोग को दूसरे देश में भेजने का काम करते हैं। ये सारी चीजें, ये सारी प्रक्रिया उनकी राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर के अंदर आ जाता है। अपने देश के राजदूत को दूसरे देश में भेजने का काम राष्ट्रपति करते हैं। तो ये उसकी कौन सी शक्ति? उनकी राजनीतिक शक्ति के नाम से, मतलब राजनीतिक शक्ति इनको नाम दिया गया है, ये शक्ति दिया गया है उनको। ऐसे अपने देश के राजदूत को राष्ट्रपति दूसरे देश में भेजते हैं, और क्या उस पे अप्रूवल देते हैं, पासपोर्ट देते हैं बना के कि हम अपने देश के राजदूत को दूसरे देश में भेज रहे हैं। और वहां पे दूसरे जिस देश में भेजेंगे, वहां पे उस देश का राष्ट्रपति भी, उस देश का भी जो हेड होगा, प्रमुख होगा, सर्वोच्च पद पर होगा, वो देखेगा कि वो है कि नहीं, जो राष्ट्रपति का सिग्नेचर है इस पे कि नहीं, वो उनको अनुमति दिए हैं इस देश में भेजने का कि नहीं। तो अगर दिए हैं हाँ, तो क्या वो आराम से कहेगा कि आप मेरे देश में रह सकते हैं, आपको मेरे देश में कोई दुविधा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से रहिए। लेकिन अगर उनका सिग्नेचर नहीं है या फिर उनका अप्रूवल नहीं है, तो वो नहीं, अनुमति ही नहीं देगा अपने देश में रहने का। तो ये सारी उनकी पॉलिटिकल पावर है। और भारत में, मतलब देश के जितने भी लोग देश बाहरी देश में जाते हैं, उन सबका पासपोर्ट राष्ट्रपति ही बनाता है। राष्ट्रपति अनुमति देता है कि हाँ आप अब दूसरे देश जा सकते हैं। उसमें बहुत सारे कंडीशन भी हैं, कोई मेडिकल इशू नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे इशू हैं जो सारा चेक होता है, तब जाके एक देश के लोग दूसरे देश में जा सकते हैं, जिसका पासपोर्ट राष्ट्रपति ही बनाता है। तो अब एक बात दिमाग में आ रहा होगा कि राजदूत मीन्स ऐसे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं,
जो यूपीएससी का, जैसे यूपीएससी का परीक्षा जो पास कर लिया हो, तो पढ़े लिखे लोग को अक्सर क्यों भेजते हैं, तो क्या राजनीतिक संबंध बनाने के लिए। पढ़े लोग वाले देश में ही भेजेंगे, क्या करने के लिए, राजनीतिक संबंध बनाने के लिए। क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग के साथ अपने देश का संबंध अच्छा रहेगा तो देश ज्यादा अच्छे से विकास करेगा। इसलिए राजदूतों को भेजने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और अपने देश के सारे जो भी पासपोर्ट वगैरह बनता है वो सारे राष्ट्रपति ही बनाता है। तो ये सारी शक्तियां इस राष्ट्रपति के पास है। ये सारी शक्तियां राजनीतिक शक्तियां के नाम से कही जाती हैं। अब देखेंगे अगला शक्ति। इसी पॉलिटिकल पावर में एक चीज और जान लेते हैं कि एक पासपोर्ट से, अगर एक पासपोर्ट बन गया है तो उससे 40 देश व्यक्ति जा सकता है। 40 देश, मिनिमम 40 देश। उसके लिए क्या 60 देश के लिए भी बनता है, लेकिन ज्यादा वो बनता नहीं है, ज्यादा 40 देश बहुत है, तो मैक्सिमम 40 देश जा सकते हैं एक पासपोर्ट से। अब अगला शक्ति इनका देखेंगे तो कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर, इसमें क्या है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, मीन सिग्नेचर, नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति संबंधी शक्तियां भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगी, और शपथ दिलाते हैं। मीन्स अगर किसकी बात करें, किस का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो मैक्सिमम अगर लगभग देखा जाए तो जितने भी बड़े पोस्ट पर लोग होते हैं उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जैसे पीएम का हो गया, मंत्री लोग का हो गया, इसी में आ जाएंगे। और ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का, गवर्नर का, और जितने भी बड़े पोस्ट पर लोग होते हैं उन सारी चीजों का, और ये मुख्य न्यायाधीश और बहुत सारे लोग का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जो बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं। ऐसे पीएम का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, सीएजी मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और गवर्नर का करता है, मुख्य न्यायाधीश का करता है, एजी का, महान्यायवादी का भी करता है, ये सब राष्ट्रपति करता है। और इन सबको शपथ दिलाने का काम भी राष्ट्रपति का ही होता है। और मान लीजिए हस्ताक्षर, अगर पहले हस्ताक्षर करेंगे कि इनका नियुक्ति करना है, तो कोई आएगा पत्र आएगा, उस पर हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद कहेंगे उनसे कि आपका नियुक्ति करना है, चलिए, तो जहाँ पे उनका नियुक्ति करना है वहां जाएंगे, उनका नियुक्ति करेंगे बढ़िया से, और उसके बाद उनको शपथ दिलाएंगे। तो ये सारी शक्तियां क्या, इनकी कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर है। और सिग्नेचर, इसमें सिग्नेचर करेंगे, नियुक्ति करेंगे और शपथ दिलाएंगे। ये सारी उनकी कार्यपालिका शक्ति है। अब राष्ट्रपति की बात आती है कि किस किस की नियुक्ति करते हैं, तो जान लेते हैं कि जितने भी बड़े पोस्ट हैं देश के, उन सब बड़े पोस्ट पर रहने वाले लोगों की नियुक्ति लगभग राष्ट्रपति करता है। ये सारी उनकी एग्जीक्यूटिव पावर हो गए। अब आते हैं अगले पावर पे, अगले शक्ति पे। और राष्ट्रपति कार्यपालिका, राष्ट्रपति के नाम मात्र का कार्यपालिका होता है। इनकी वास्तविक शक्ति पीएम या फिर उनके मंत्रिमंडल में निहित होती है। मीन्स ये सारा सिग्नेचर करने का काम ये करते हैं और बाकी काम मंत्रिमंडल करता है। अब विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां जिसको लेजिस्लेटिव पावर कहेंगे। लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियां दो, अरे चालू नहीं करना। अब इनकी विधायी शक्तियां देखेंगे जिसको लेजिस्लेटिव पावर बोलेंगे। विधायी मीन्स
विधायी को विधि, विधि जिसको कानून कहते हैं, विधि मीन्स कानून। तो कानून जो कानून बनाने का काम या फिर कानूनी काम जो कर रहा है वो ये सब विधायी शक्तियाँ, ये राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है ये सारी इसमें देखेंगे कि क्या क्या है इनकी विधायी शक्तियाँ। तो ये SC ST का रिजर्वेशन जो होता है, मीन्स कभी कभी हो जाता है तो राष्ट्रपति घोषणा कर देते हैं, या फिर अगर राज्य स्तर की बात करें तो राज्यपाल कर देते हैं, और केंद्र स्तर की बात करें तो राष्ट्रपति कर देते हैं कि इस बार सिर्फ SC ST मतलब दलित कास्ट के लोग चुनाव में खड़े होंगे, इस तरह का घोषणा कर देते हैं कभी कभी केस में। तो इस तरह का रिजर्वेशन कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा, केंद्र स्तर पर करेगा। और दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत या फिर नियुक्त कौन करता है लोकसभा में? वो भी राष्ट्रपति करता था। अब इसको खत्म कर दिया गया। दो एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति रखता था लोकसभा में, इनको अब खत्म कर दिया गया, लेकिन करता था ये भी क्या, उनकी विधायी शक्तियां थी। अब क्या 12 और इसके अलावा 12 मनोनीत का वो राज्यसभा में मनोनीत करते थे। 12 मनोनीत राज्यसभा में 12 लोग को मनोनीत करते थे, जो क्या थोड़ा सा समझदार हो, खेल के बारे में जानता हो, साहित्य के बारे में जानता हो, विज्ञान के बारे में जानता हो, तो उस तरह के लोग को राष्ट्रपति मनोनीत करता था। किसमें? राज्यसभा में करता है, इसको करता है। लेकिन ये दो एंग्लो इंडियन वाला अब इसको खत्म कर दिया गया। पहले ये था कि दो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति रखता था, किसमें? लोकसभा में। अब अभिभाषण, संसद में राष्ट्रपति भाषण अपना दे सकता है कि जो भी उस तरह भाषण के रूप में लोग जाते हैं तो देते हैं, वो राष्ट्रपति दे सकता है, संसद में देता है। अब संयुक्त अधिवेशन, चौथा है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन जिसको इंग्लिश में ज्वाइंट सेशन बोलेंगे। ज्वाइंट सेशन कब होता है? जब लोकसभा और राज्यसभा मीन्स दोनों सदनों में आपस में विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तब राष्ट्रपति उसका मतलब निपटारा करने के लिए कहते हैं आपस में लड़िए नहीं, आप लोग ज्वाइंट सेशन कर लीजिए, ज्वाइंट सेशन कर लीजिए। अब कब ऐसा कंडीशन कब आता है? जब कोई विधेयक एक सदन से पारित हो जाता है और दूसरा सदन उसको पारित न करे या फिर उसको अस्वीकार कर दे, उससे कोई जवाब न दे, तो इस तरह के कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन किया जाता है, जो राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन के लिए राष्ट्रपति बुलाता है। और अगर इसकी बात करें कि अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। अब एक विधेयक पर हस्ताक्षर, किसी भी विधेयक पर फाइनल सिग्नेचर राष्ट्रपति का होता है। अगर वही सिग्नेचर नहीं है राष्ट्रपति का तो कोई भी विधेयक पारित नहीं होगा, कोई भी कानून नहीं बनेगा। इसलिए फाइनल सिग्नेचर किसका चाहिए? राष्ट्रपति का चाहिए। तो राष्ट्रपति चाहे तो सिग्नेचर कर सकता है, और चाहे तो वो पुनः विचार के लिए भेज सकता है। और एक जेबी वीटो शक्ति या फिर पॉकेट वीटो शक्ति, पॉकेट वीटो शक्ति, इसको जेबी वीटो शक्ति के भी नाम से जाना जाता है। वीटो शक्ति इसका। तो विधेयक पर हस्ताक्षर, इस पे साइन भी कर सकते हैं, पुनर्विचार भी विचार करने के लिए दे सकते हैं, और पॉकेट वीटो शक्ति यानी कि जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आ गया कि आप सिग्नेचर कर लीजिए ताकि ये कानून बन जाएगा। तो अगर राष्ट्रपति को अच्छा नहीं लग रहा है वो कानून, तो ये क्या उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, उसको क्या पुनर्विचार के लिए वापस दे देंगे कि इस पर फिर से एक बार विचार कर लीजिए, तब उसके बाद हम साइन करेंगे। तो उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। और अगर मान लीजिए उनको कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा किसके आगे क्या करे क्या ना करे, अगर उसको पारित कर देते तभी कोई नुकसान हो, या फिर और उसको न पारित करे तभी, तो इस तरह का जब कंडीशन आता है कि राष्ट्रपति को जब कुछ समझ में नहीं आता, उसका रिप्लाई वो सोचते हैं कि बस ऐसे रख लें, उसका कुछ रिप्लाई ही नहीं देना चाहते हैं, तो वो पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं। मीन्स इस शक्ति का प्रयोग अब तक के जितने भी राष्ट्रपति रह चुके हैं कोई नहीं किया है, सिर्फ एक राष्ट्रपति को छोड़ के, ज्ञानी जैल सिंह, जो कि 7वें नंबर के राष्ट्रपति रहे। वो 1986 में इस शक्ति का प्रयोग कर चुके हैं। तो पॉकेट वीटो शक्ति मीन्स कि राष्ट्रपति बिना किसी विधेयक को कुछ ना कहे, उस पर कोई रिप्लाई न दे, आराम से अपने पास रख ले, उसी को जेबी वीटो शक्ति या पॉकेट वीटो शक्ति कहते हैं। ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास
हैं, अगर मान लीजिए ये पुनर्विचार करने के लिए एक बार विधेयक दे देता है लोकसभा सदन को, लोकसभा राज्यसभा को, तो फिर पुनर्विचार करके कुछ उसमें संशोधन करके फिर उन लोग राष्ट्रपति को देंगे सिग्नेचर करने के लिए, तब वो उस पर सिग्नेचर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उनको करना ही होगा। इसीलिए जब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो ये सोच लेते हैं कि अगले बार आएगा तो उस पर हमको सिग्नेचर करना होगा, और जब ये जानते हैं कि अगर अगली बार आएगा तो उस पर हमको सिग्नेचर करना है, इसीलिए जब उस कानून को कोई कानून उनको अच्छा नहीं लगता है तो पॉकेट वीटो का वो प्रयोग करते हैं कि अगर पुनर्विचार के लिए दे देंगे तो फिर वापस आएगा, फिर हमको उसको करना पड़ेगा, इसीलिए ना तो हम देंगे और ना तो उसको कानून को लागू करना होगा। तो इसीलिए इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो कौन किया था इस शक्ति का प्रयोग? ज्ञानी जैल सिंह। तो ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। तो ये जो है ये सारी चीजें किस शक्ति के अंतर्गत? ये इनकी विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर है राष्ट्रपति के, ये सारी लेजिस्लेटिव पावर है। SC/ST का रिजर्वेशन करते हैं, 2 एंग्लो इंडियन, अब खत्म हो गया, पहले मनोनीत करते थे, अभिभाषण 12 को मनोनीत करते हैं, राज्यसभा में संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, कब? जब दोनों सदन में आपस मतभेद या फिर विवाद हो जाता है, और विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, और पॉकेट वीटो शक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी इनकी विधायी शक्तियां हैं। अब इसके बाद इनका नेक्स्ट शक्ति देखेंगे, अगला शक्ति। अब देखेंगे इनका विशेषाधिकार शक्ति, मतलब राष्ट्रपति को क्या विशेष शक्ति प्रदान किया गया है, विशेष शक्ति, उनके बारे में देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले डिस्कस किया है कि उनको फ्री में आवास दिया जाता है, फ्री में रहने का घर दिया जाता है, जिसको राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, और इन पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। ये तो ये सारे उनके विशेषाधिकार शक्ति में आएंगे कि उनको फ्री में आवास दिया जाएगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा, और फौजदारी मुकदमा मीन्स मारपीट से संबंधित जो होता है, जो मारपीट से संबंधित उसको फौजदारी मुकदमा कहते हैं। तो ये मुकदमा राष्ट्रपति पर नहीं चलाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई केस है उनके ऊपर, तो वो जब तक अपने पद पर रहेंगे तब तक फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। क्यों नहीं चलाया जा सकता है? इसका कारण है क्योंकि राष्ट्रपति को एक और शक्ति प्राप्त है, क्षमादान की शक्ति। अगर उनको मान लीजिए मारपीट से संबंधित कोई मुकदमा चलाया जा रहा है उनके ऊपर, तो उनको एक शक्ति प्राप्त है, क्षमादान की शक्ति। वो अपना सजा माफ कर लेंगे, सजा जो है वो अपना माफ कर लेंगे, क्योंकि उनके पास शक्ति है। तो जब तक ये अपने पद पर रहेंगे तब तक इन पे फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो माफ कर सकते हैं, उनके पास वो शक्ति है, उसके लिए कोई उनको बाध्य कर नहीं सकता। इसलिए ये वाला मुकदमा, मारपीट से संबंधित मुकदमा उनके ऊपर नहीं चलाया जा सकता है। अब जब वो उनका कार्यकाल पूरा हो गया, जब वो अपने पद से हट गए, तब ये मुकदमा आप चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि तब उनके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं होगी जिससे वो माफ कर ले, क्षमा कर ले। अब दीवानी मुकदमा, इसको नहीं चलाया जा सकता राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर है। और दीवानी मुकदमा, ये धन से संबंधित मुकदमा, धन से हो जाते हैं, ऐसे मुकदमे होते हैं। तो ये धन से संबंधित जो मुकदमा, जिसको दीवानी मुकदमा कहते हैं, तो ये मुकदमा राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है तब भी चलाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये धन से संबंधित होता है, और धन से संबंधित मुकदमा को राष्ट्रपति माफ नहीं कर सकता है। धन से संबंधित मुकदमा को राष्ट्रपति माफ नहीं कर सकता, ये नहीं शक्ति उसको प्राप्त है। इसलिए ये वाला मुकदमा वो अगर पद पे है तो वो माफ नहीं कर सकता है, और इसको चलाया जा सकता है। वो अपने पद पर, राष्ट्रपति अपने पद पर है तब। और फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, और धन से संबंधित मुकदमाओं को राष्ट्रपति माफ नहीं कर सकता, मीन्स क्षमा नहीं कर सकता है। और राष्ट्रपति क्या, अगर मान लीजिए, क्योंकि धन से संबंधित मुकदमा को क्या जुर्माना देना पड़ता है कि इतना जुर्माना दे दीजिए, ऐसा होता है। तो राष्ट्रपति 5 लाख पाता है महीने का, तो आराम से वो दे देगा, क्यों माफ करेगा? वो तो आराम से दे देगा। इसलिए इस तरह के मुकदमा को राष्ट्रपति पद पर रहता है तो चलाया जा सकता है। उसमें क्या, जुर्माना देने के लिए वो सक्षम है, और इसको तो तुरंत माफ कर लेगा, इसका तो सजा ही नहीं पाएगा। इसलिए जब पद से उतरो तब इनको सजा दो, तब आप मुकदमा चला सकते हो, तब जिस सजा के हकदार होंगे वो इनको मिलेगा। तो ये सारी इनकी विशेषाधिकार शक्ति हैं। फ्री में आवास, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, लेकिन दीवानी मुकदमा चलाया जाएगा। ठीक, ये इनकी विशेषाधिकार शक्ति हैं। अब चलते हैं इनकी अगली शक्ति की तरफ। अब देखेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, जिसको ये इनकी न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है, क्षमादान शक्ति।
न्यायिक शक्ति के अंतर्गत क्षमादान शक्ति। इसमें क्या, जब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो वो पहले गृह मंत्रालय से सलाह लेते हैं। गृह मंत्रालय सलाह देती है क्योंकि सारा रिकॉर्ड जितने भी ये कैदी वैदी होते हैं जो क्राइम करते हैं, ये सब कैदी वैदी होते हैं, ये सारे लोग का रिकॉर्ड गृह मंत्रालय रखता है। इसलिए वो सलाह देता है तब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति का सजा कम कर सकते हैं या फिर उसको माफ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि किस किस तरह से राष्ट्रपति माफ करते हैं या फिर क्षमा को कम करते हैं। तो पहले कंडीशन में तो वो क्या, अगर, लेकिन ये क्या जरूरी नहीं कि मतलब क्षमा क्राइम इतना बड़ा किया हो कि उसको पूरे तरह से माफ कर दें। अगर उनको लगता है कि ये क्राइम इससे हो गया है या फिर उनके सोच से वो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है कि इसको इतना सजा नहीं देना जाना चाहिए, तो वो क्या उसका सजा पूरा माफ कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का सजा पूर्णतः माफ कर सकते हैं। ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अब लघुकरण, ये एक तो हो गया कि पूरी तरह से माफ कर देंगे और एक हो गया लघुकरण। लघुकरण मीन्स नेचर मीन्स प्रकृति होता है, प्रकृति को घटा देते हैं। अब बहुत लोग को इसको समझ में नहीं आएगा, नेचर को घटा देते हैं। जैसे मीन्स कच्चा आम ले लीजिए और पक्का आम ले लीजिए, कहने के लिए तो दोनों आम है लेकिन एक तो खट्टा लगेगा और एक तो मीठा लगेगा। तो इसी तरह से नेचर हो गया, ठीक है, उसको बदल देते हैं। सब कुछ वैसा ही रहेगा लेकिन थोड़ा सा उसमें बदलाव कर देते हैं, उससे थोड़ा सा कम कर देंगे, थोड़ा सा घटा देंगे, इस तरह से। तो देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए 10 साल का फांसी का सजा है किसी व्यक्ति को, 10 साल का फांसी का सजा है, तो उसको क्या 10 साल के लिए आजीवन कारावास कर देंगे। आजीवन कारावास क्या 10 वर्ष के, अगर फांसी देना है, सॉरी 10 वर्ष नहीं है, फांसी का सजा है, 10 वर्ष नहीं, आजीवन कारावास 10 वर्ष के लिए थोड़ी ना होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को फांसी का सजा है तो उसको उसके नेचर में क्या बदलाव कर देंगे कि उसको आजीवन कारावास कर देते हैं। तो थोड़ा सा क्या रहेगा, जेल में ही जीवन भर रहेगा, उसी में मर जाएगा, लेकिन तब तक क्या उसी में रहेगा, और फांसी के लिए भी मर जाएगा। तो बात तो लगभग सेम है लेकिन नेचर चेंज कर दिया गया है कि नहीं? नेचर चेंज कर दिया गया है। अब मान लीजिए 10 वर्ष का कठोर सजा है, कठोर, तो उसको क्या 10 वर्ष का साधारण सजा कर देंगे। साधारण सजा मीन्स अगर 10 वर्ष के लिए किसी व्यक्ति को कठोर सजा मीन्स कठोर में बहुत ज्यादा उन लोग को काम करवाया जाता है, लकड़ी उकड़ी काटने के लिए कहा जाता है, बहुत सारा कठोर ऐसा काम होता है जो करवाया जाता है, सजा दिया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को 10 साल का अगर कठोर सजा दिया गया है तो उसको चेंज, मान लीजिए उसको लघुकरण करना है, राष्ट्रपति करना चाहता है, तो 10 वर्ष के लिए उसको साधारण सजा कर देगा। मीन्स थोड़ा काम, हल्का काम करिए और आराम से खाइए पीजिए रहिए, लेकिन रहना जेल में ही है, ठीक है। तो उसके नेचर में, सब उसके नेचर में बदलाव कर रहा है, सजा में नहीं कोई बदलाव कर रहा है। तो ये इनकी लघुकरण के अंतर्गत ये शक्ति है कि किसी भी सजा को वो उनके नेचर में बदलाव कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति, ये उनके पास शक्ति है। अब प्रतिहार, इसमें समय को घटाते हैं। प्रतिहार में, इसमें तो नेचर घटाते थे, इसमें समय को ही घटा देते हैं। जैसे इसको मान लीजिए 10 साल का अगर कठोर सजा है तो इसको क्या 5 साल का कठोर सजा कर देंगे। कठोर सजा, इसमें सिर्फ नेचर को घटा देते हैं, और इसमें अगर 10 साल का किसी व्यक्ति को कठोर सजा है तो उसको घटाकर 5 साल का कठोर सजा, लेकिन 5 साल में कठोर सजा उनको करना रहेगा। और इसमें क्या, इसमें समय में कमी की है और इसमें नेचर में बदलाव कर रहे थे, ठीक। तो ये भी शक्ति राष्ट्रपति के पास है। प्रविलंब मीन्स अगर किसी व्यक्ति को फांसी लगने वाला है, कुछ टाइम में लगने वाला है, तो उस पर वो रोक लगा सकते हैं। उसका माफ नहीं करेंगे कि उस पर उनको फांसी नहीं लगाया जाएगा, उसको कुछ समय के लिए वो रोक सकते हैं। मान लीजिए कोई और काम आ जाए, कोई जरूरी काम हो राष्ट्रपति को, उस पे इसको देखना, अभी इस पे क्या वो गौर ना कर सक रहे हो, तो इस पे कुछ समय के लिए वो रोक लगा सकते हैं। उनको फांसी माफ नहीं करेंगे, रोक लगा सकते हैं। तो ये किसमें आ जाएगा? प्रविलंबन। इसको पूरी तरह से खत्म नहीं, कुछ समय के लिए इनको रोक लगाया जाता। फांसी तो लगेगा लेकिन कुछ समय के लिए रोक देंगे, चाहे 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है, लेकिन फांसी तुमको लगना है।
अब एक आता है विराम। विराम रोक देते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जेल में है और वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया, उसके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो गया, बीमार हो गया है, तो उसमें क्या उसका सजा रोक देंगे कि मतलब इसको आराम से खाने पीने दिया जाए, इसके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, और ये जो कठोर दंड है उसको मिलता है वो सब नहीं करने दे। वहीं पे उसका क्या बीमार, अगर उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उसके सजा को रोक दिया जाता है वहीं पे, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है, लेकिन उसके घर भेजकर नहीं, वहीं जेल में ही सारा सुविधा होता है। सब उसको देख रेख करने वाले होंगे, उसमें मेडिसिन देने वाले होंगे, सब कुछ करने वाले होंगे, लेकिन जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगा तब तक उसको सजा किसी प्रकार का दिया नहीं जाएगा। फिर जब वो ठीक हो जाएगा तो जिस तरह वो अपना कठोर वो करता था, काम करता था, कठोर दंड उसको मिलता था, उस तरह फिर करने लगेगा। लेकिन क्या स्वास्थ्य अगर उसका खराब है, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है, तो उस समय राष्ट्रपति रोक लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर जेल में है और उसको कैंसर हो गया है, तो उसको अच्छे लेवल का ट्रीटमेंट करवाएगा, अच्छा उसको उसके सजा पर रोक कर देगा, उसको ट्रीटमेंट करवाएगा, लेकिन उसको घर भेज कर नहीं, वहीं जेल में करवाएगा, और फिर वो ठीक हो जाएगा तो फिर अपने जैसे जिस तरह वो रोज रहता था उसी तरह वो रहेगा। तो ये सारी शक्तियां क्या इसमें क्या क्षमादान, मतलब राष्ट्रपति हर कंडीशन में थोड़ा थोड़ा शक्ति को थोड़ा सजा को कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, और पूर्णतः माफ भी कर सकते हैं। वो उस सजा के ऊपर, उस क्राइम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का क्राइम किए हैं। अगर बहुत बड़ा क्राइम करें तो उनको फांसी लगना ही है, अगर छोटा क्राइम किए रहेंगे तो हो सकता है पूरा माफ कर दें। तो ये सारी उनकी क्षमादान शक्तियां था। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। और ये क्षमादान शक्ति इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है। अब अगला शक्ति के बारे में बात करेंगे। अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां के बारे में जानेंगे। इमरजेंसी पावर जिसको बोलते हैं, ये इमरजेंसी में आपात के समय राष्ट्रपति इसको लगाते हैं। तो पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन, और तीसरा वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात मीन्स नेशनल इमरजेंसी, जब देश में कोई आपात हो जाए, जैसे युद्ध आ जाए, युद्ध कोई करने लगे, आक्रमण हो जाए, बाह्य आक्रमण, या फिर देश के अंदर ही कोई सब आपस में विद्रोह कर लें, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाता है, जो आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात आता है। कब लगाया जाता है? जब बाह्य आक्रमण हो या फिर देश में आपस में विद्रोह हो जाए, तब ये राष्ट्रपति लगाते हैं। और इस किसके सलाह पर लगाते हैं? तो मंत्रिमंडल उसको सलाह देगा कि राष्ट्र शासन लगाइए, तो वह राष्ट्र शासन लगा देंगे। और इमरजेंसी में टेम्परेरी, जिसको टेम्परेरी बोलेंगे, टेम्परेरी में 30 दिन के लिए ये राष्ट्रीय आपात लग जाता है मंत्रिमंडल के कहने पर। लेकिन अगर इसको बढ़ाना, अगर 30 दिन के अंदर युद्ध नहीं खत्म होता है और इस डेट को बढ़ाना है, तो संसद द्वारा अनुमोदन करना पड़ेगा। मीन्स लोकसभा और राज्यसभा जब इसको अनुमोदन इसका दे देंगे कि 30 दिन के अंदर, जैसे वो राष्ट्रपति महाभियोग में था कि 14 दिन के अंदर अगर राष्ट्रपति बता देंगे अपनी कमियों को कि क्यों हम इस तरह किए, तो उनके महाभियोग नहीं लगाया जाएगा। इसी तरह अगर 30 दिन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा का अनुमोदन मिल जाता है कि राष्ट्रीय आपात लगाया जाए, तो जब अनुमोदन मिल जाता है तो ये 6 माह के लिए राष्ट्रीय आपात लग जाता है। तुरंत जब टेम्पोररी राष्ट्रपति लगाएगा तो 30 दिन के लिए, लेकिन 30 दिन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अप्रूवल देना होगा, तब जाके ये 6 महीने के लिए राष्ट्रीय आपात लग जाएगा। अगर मान लीजिए 6 महीना न चल, युद्ध 6 महीना न चलकर 2 महीना चले, तो तब तो 6 महीने के लिए लग गया राष्ट्रीय आपात, तो क्या राष्ट्रपति इसको हटा सकता है, उस समय राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। लेकिन संसद के अप्रूवल के बाद ये 6 महीने तक लग जाता है। और टेम्परेरी में अगर अचानक से आक्रमण हो जाए देश पर, तो मंत्रिमंडल तुरंत उनको सलाह देगा राष्ट्रपति को, तो तुरंत राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लगाते हैं, और इसका अप्रूवल मिलने पर तब ये 6 महीने के लिए लग जाता है। तो ये आर्टिकल 352 के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद ये भारत में 3 बार लगाया जा चुका है। एक
26 अक्टूबर 1962 में भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था, इसी समय हुआ था, तब ये राष्ट्रीय आपात लगाए थे राष्ट्रपति। और उसके बाद दूसरा कब लगाया गया था? 3 दिसंबर 1971, ये भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था तब लगाया गया था राष्ट्रीय आपात। और तीसरा 26 जून 1975 में, ये आंतरिक गड़बड़ी के कारण इसको लगाया गया था राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। तो अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुके हैं, ये सारी डेट हैं। अब दूसरा, राष्ट्रपति शासन मीन्स राज्य का कार्य शक्ति फेल होना। मीन्स अगर राज्य को अच्छे से नहीं चला पा रही है तो उस राज्य का गवर्नर जाता है, और जाता नहीं है मतलब उनको राष्ट्रपति को ये खबर देगा, पहुंचाएगा उनके पास कि इस राज्य का जो राज्य सरकार है वो इसको अच्छे से नहीं चला रहा है। मीन्स कह सकते हैं जैसे दंगा उंगा होता है, रेप वाले केसेस बहुत ज्यादा आते हैं। तो इस कंडीशन में राज्यपाल की मांग पर राष्ट्रपति शासन लगाता है, और ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत आएगा। और ये राष्ट्रपति शासन अब तक भारत में 10 बार लगाया जा चुका है। भारत में नहीं, यूपी में 10 बार लगाया जा चुका है। और अगर बात करें कि सबसे पहले कहाँ लगाया गया था राष्ट्रपति शासन, तो पंजाब राज्य में लगाया गया था 1951 में। कितनी बार लगा है? 10 बार। कहाँ पे? यूपी में। और सबसे पहले कहाँ लगा था? पंजाब में 1951 में ये लगा था। और एक होता है वित्तीय आपात, जो आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है। ये वित्तीय आपात भारत में अभी तक, या फिर यूपी की बात करें या भारत की बात करें, तो अभी तक लगा ही नहीं है। तो ये सारी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, ये इमरजेंसी के समय ये लगा सकते हैं राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? मंत्रिमंडल के सलाह पर ये राष्ट्रीय आपात ला सकते हैं। और राष्ट्रपति शासन ये राज्यपाल के सिफारिश पर लगाते हैं, और वित्तीय आपात अभी तक लगा ही नहीं है। अब चलते हैं इनकी अगली शक्ति की तरफ। अब देखेंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जिसको ऑर्डिनेंस पावर बोलते हैं। ये भी क्या? इमरजेंसी पीरियड में, इमरजेंसी टाइम में ही लगाया जाता है। आपात के समय मतलब मीन्स वो तो आक्रमण वाला था, ये इमरजेंसी पीरियड, इमरजेंसी काल में लगाया जाता है। ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति, जिसको क्या इंग्लिश से बोलेंगे? ऑर्डिनेंस बोलेंगे, ऑर्डिनेंस पावर। तो कब लगाते हैं? जब संसद का कोई सत्र न चल रहा हो। जब संसद का कोई सत्र नहीं चलता है तो राष्ट्रपति को लगता है कि अचानक से उनको मतलब किसी बात पर लगता है कि कानून इस तरह का कानून बनना चाहिए, अचानक से इमरजेंसी में। तो उस समय जब संसद का कोई सत्र नहीं चलता है, अगर चलता तो उन्हीं लोग को पारित करते, तब ये सिग्नेचर करके बन जाता कानून। लेकिन जब चलता ही नहीं है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, कानून बनाते हैं। जब संसद का सत्र नहीं चलता है तब उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और किससे सलाह लेते हैं? मंत्रिमंडल से सलाह लेते हैं, मंत्रिमंडल सलाह देते हैं, उसके बाद ये अध्यादेश जारी कर देते हैं। और इसी को क्या राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी कर, जो अध्यादेश होता है उसको टेम्परेरी कानून कहते हैं। टेम्परेरी कानून को ही अध्यादेश कहते हैं, मतलब टेम्परेरी में बना दिया गया, अभी उसका जरूरत है इसलिए उसको बना दिया गया। फिर अगर जब सत्र, मान लीजिए जब सत्र नहीं चला था तब ये अध्यादेश जारी किए हैं। अगर जब सत्र स्टार्ट हो जाता है तब इनके ये टेम्परेरी कानून जो बना है उसका ये बात आता है कि हमेशा के लिए ये बन जाएगा, तो ये हमेशा के लिए नहीं बना रहता है। संसद का सत्र चालू होने के 6 सप्ताह तक, यानी बोले तो 42 डेज तक इसका प्रभाव रहता है, इस कानून का प्रभाव रहता है संसद के सत्र स्टार्ट होने तक। और अगर मान लीजिए ये कानून बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, ऐसा लग रहा हो, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों लोग उसको पारित करेंगे, उसका अनुमोदन करेंगे, तब जाके ये हमेशा के लिए परमानेंट कानून बन जाएगा, अगर उन लोग चाहेंगे तब। लेकिन अगर नहीं चाहेंगे, उस समय मान लीजिए जिस समय अध्यादेश जारी किए थे राष्ट्रपति, उस समय इस कानून का जरूरत था, तो उस समय वो हो गया। लेकिन इसका प्रभाव कब तक रहेगा? 6 हफ्ते तक रहेगा, उसके बाद ये खत्म, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो कानून देश के लिए बहुत अच्छा है, दोनों सदन उस पर अपना अनुमति दे रहे हैं, तो उसको अनुमोदन करेंगे और हमेशा के लिए ये कानून बन सकता है। लेकिन वैसे ही अगर कहें तो इसका प्रभाव संसद सत्र स्टार्ट होने से 6 हफ्ते तक रहता है।
तो ये इनकी लास्ट शक्तियां थी अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की। आई होप आप लोग को जितने भी शक्तियां हम पढ़ाए हैं सारे समझ में आए हैं। ये सारे राष्ट्रपति को सबसे ज्यादा शक्तियां प्राप्त है, लेकिन ये सिर्फ नाम मात्र का कार्यपालिका होते हैं। हमेशा ये मंत्रिमंडल का सलाह लेते हैं, तब जाके ये किसी चीज कानून लागू करते हैं। तो ये सारी इनकी शक्तियां थी। और तब अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।